आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज, लेकर हाजिर हूं इस वक्त हमारी खास पेशकश यूपी का दावेदार कौन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के आज यूपी दौरे का दूसरा दिन है और प्रियंका गांधी अपने दौरे के दौरान आज तंजीम और फ्रंटल के ओहदेदारान के साथ मीटिंग करेंगी। इसके साथ साथ इंतखाबी तैयारियों का फॉलोअप भी लेंगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी फिर से यूपी टूर पर आ गई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंची तो कांग्रेस लीडर उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे। हालांकि इस दौरे की जानकारी पार्टी ने खुफिया रखी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 15 दिन तक प्रियंका यूपी में ही रहेंगी और फिलहाल पार्टी की जानिब से सिर्फ 3 दिन की तकरीब की जानकारी जारी की गई है, जिसमें वो इंतखाबी मुताल्लिक ओहदेदारान के साथ मीटिंग करेंगी। अभी उनका अगले 3 दिन का प्रोग्राम जारी हुआ है और वो पार्टी से संबंधित कार्यक्रमों में हमारे पदाधिकारियों से और समीक्षा, चुनाव संबंधी समीक्षा वो करेंगी पीसीसी में। प्रियंका गांधी स्ट्रैटेजी कमेटी, प्लानिंग कमेटी और कांग्रेस की जानिब से निकाले जाने वाली प्रतिज्ञा महारैली को लेकर भी जायजा मीटिंग लेंगी। इसके साथ ही आने वाले दिनों में बूथ कमेटी, ग्राम सभा कमेटी के ट्रेनिंग कैंप पर भी चर्चा करेंगी। देखिए, आदरणीय प्रियंका गांधी जी स्ट्रैटेजी कमेटी, प्लानिंग कमेटी और जो कांग्रेस प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन है, खासकर जो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकलनी है और जो आने वाले दिन में बूथ कमेटी और ग्राम सभा कमेटी का जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन है, उसी को लेकर बैठक कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि 3 दिन तक प्रियंका लखनऊ में ही रहेंगी और इसके बाद वो यूपी के दूसरे अजला का दौरा कर सकती हैं। खबरें हैं कि यूपी असेंबली इंतखाब का बिगुल कांग्रेस मेरठ से फूंकेगी और 2 अक्टूबर को वाराणसी में प्रियंका गांधी महारैली करेंगी। 7 अक्टूबर को आगरा और 16 अक्टूबर को प्रयागराज में रैली करेंगी। रैली में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया जा रहा है। यूपी में 2022 में असेंबली इंतखाब है और पार्टी को किस तरह से हाशिए से निकाला जाए, इसको लेकर प्रियंका गांधी मुसलसल तबादला ख्याल कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस को मुसलसल उसके कारकुन बड़ा झटका दे रहे हैं। एक तो कांग्रेस में कोई बड़ा चेहरा शामिल नहीं हो रहा है, तो वहीं दूसरे जानिब उसके कई कद्दावर लीडर कांग्रेस छोड़ रहे हैं और ऐसी हालत में कांग्रेस की नैया को पार लगाने के लिए प्रियंका अपने प्लान बनाने में जुटी हुई हैं। पवन सेंगर की रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। और उधर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूपी दौरे पर पहुंची है। आज से प्रियंका गांधी मीटिंग्स का सिलसिला भी शुरू करेंगी। इंतखाबी मंशूर कमेटी और इंतखाबी कमेटी के साथ मीटिंग करने के अलावा तंजीम की मुख्तलिफ मीटिंग्स में भी हिस्सा लेकर उनकी राय जानेंगी। बता दें कि कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा का रोड मैप भी आज फाइनल किया जाएगा। प्रतिज्ञा यात्रा नवरात्र में निकालने की तैयारी है। इसके साथ ही हर मंडल में एक अवामी जलसा भी मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी खुद मौजूद रहेंगी। तो यूपी का दावेदार कौन है, ये खास स्पेशल रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज यूपी के दावेदारों में बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की, कांग्रेस की और उसकी हिकमत अमली की, कि आखिर कांग्रेस की हिकमत अमली क्या होने जा रही है। क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और जो प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज होना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही हिकमत अमली तैयार की जाएगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को और उसके हाथ को और मजबूत किया जाए। इसलिए लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश में लगी हुई है, उसमें एक बड़े जो उलटफेर के बाद यहां पर आगे की स्ट्रेटेजी तैयार की जा सकती है। जी मीडिया रिपोर्टर अहमर हुसैन का रुख करते हैं, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे प्रियंका गांधी वाड्रा का आज उत्तर प्रदेश के दौरे के मद्देनजर क्या क्या प्लान है, उनकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज आज बननी है? बिल्कुल शहबाज, देखिए हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी 15 दिन में लगातार ये दूसरा दौरा है जब उत्तर प्रदेश में खुद प्रियंका गांधी आएगी और आज भी वो लखनऊ में है और तमाम जो उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े लीडरान हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साथ वो बैठक कर रही हैं। क्योंकि अब 2022 का जो चुनाव है उसको लेकर अब कांग्रेस भी बहुत संजीदा उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगी है और इस बार कमान जो है खुद वो प्रियंका गांधी के हाथ में है और प्रियंका गांधी एक बेहतरीन और काबिल नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में जानी जाती हैं और कार्यकर्ताओं में साथ में एक तो उत्साह भर जाता है। जो जिस तरीके से एक काफी वक्त से उत्तर प्रदेश की जमीन पर से कांग्रेस का
बिल्कुल से सफाया हो चुका है और जी। कोई भी उनका आधार यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब से प्रियंका गांधी के हाथ में कमान आई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जरूर जोश और खरोश देखा जा रहा है कि जो 2022 का चुनाव है उसमें वो अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। उसी के तहत प्रियंका गांधी तमाम उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और आज भी वो लखनऊ में है यहाँ पर और तमाम लोगों से मीटिंग कर रही है। और बताया जा रहा है कि जल्दी एक प्रत्यज्ञा यात्रा के नाम से वो यात्रा यहाँ पर निकालेंगी और तमाम लोगों को खिताब किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के यहाँ पे हैं, चाहे वो प्रमोद तिवारी हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, अजय कुमार लल्लू हो या फिर आराधना मिश्रा हो, तमाम नेता उस प्रतिज्ञा यात्रा में शामिल होंगे और सीधे लोगों से खिताब करने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं, जो पिछले टाइम में कांग्रेस ने यहाँ पर काम किए हैं, वो जाके जनता को सीधे रूबरू होंगे और बताएंगे, ताकि जो कांग्रेस का खोया हुआ जनाधार है करीब 3 दशक से यहाँ पर, उसको बिल्कुल उसको मजबूत करने की कोशिशें जरूर की जा रही है अहमद। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रतिज्ञा यात्रा है उसका रोडमैप कहां से शुरू होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि मेरठ से इसका आगाज हो सकता है और नवरात्र के दौरान ये अलग अलग रूट से होती हुई निकलेगी। क्या कुछ रोडमैप तैयार किया जा सकता है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जो प्रियंका गांधी बहुत दौरे पर हैं और खासतौर से वो लखनऊ में है और तमाम नेताओं के साथ वो बैठक कर रही हैं, तो बताया यही जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है कि खासतौर से प्रतिज्ञा यात्रा जो ये निकलना है उसको ही लेकर चर्चा मीटिंग में चल रही है और किस तरीके से ये यात्रा निकाली जानी है और कहाँ से यात्रा की शुरुआत करनी है और कहाँ पे यात्रा खत्म करनी है और किन दिनों से यात्रा शुरू की जाए तो ज्यादा कांग्रेस को मुनाफा हासिल हो सकता है 2022 के चुनाव में। तो उन सब चीजों पर तमाम गुफ्तगू हो रही है, चर्चा हो रहा है और सोच विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से जो ये यात्रा है कांग्रेस की निकाली जाएगी। और खुद इसकी सदारत बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी करेंगी, क्योंकि प्रियंका गांधी तमाम उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता के तौर पर जानी जा रही हैं और कांग्रेस की तो कोई सरजमी है उसको कहीं ना कहीं वापस लाने की कोशिश कर रही है। और साथ में जो कांग्रेस एक लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति से अगर देखा जाए तो बेदखल है और तमाम सियासी पार्टियों की यहाँ पे जोर आजमाइश है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। अभी आप हाल में देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर तमाम रैलियां कर रहे हैं और सबसे मजबूत जो ताकतवर जिससे मुकाबला है वो बीजेपी पार्टी है, जो सबसे ताकतवर के तौर पर जानी जा रही है और रणनीति के तौर पर भी सबसे मजबूत पार्टी मानी जा रही है। तो यहाँ पे जो एक मुकाबला है वो काफी दिलचस्प है। बिल्कुल मुकाबला जरूर दिलचस्प है अहमद, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर अलग अलग पार्टियों के नजरियात जो है मुख्तलिफ जरूर हैं, लेकिन सभी का जो एजेंडा है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी से फाइट करनी है क्योंकि वो इक़्तिदार में है। और इसलिए मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिज्ञा यात्रा निकाली जा रही है, प्रतिज्ञा इंसान तब करता है जब कोई एक कमिटमेंट करना चाहिए या फिर उसको एक तरीके से एक अहद दोहराया जाता है कि हाँ हमें इसको पूरा करना है। क्या बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की प्रतिज्ञा ली जाएगी या फिर किसी एक टारगेट को, हदफ को अचीव करने की प्रतिज्ञा ली जाएगी? बिल्कुल शहबाज, देखिए कांग्रेस का जो टारगेट है वो सीधी सी बात है कि बीजेपी है और बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी को 2022 के चुनाव में किसी तरह सत्ता से बेदखल करना ही कांग्रेस का जो मकसद है वो साफ है। चाहे वो प्रतिज्ञा यात्रा के रूप में मनाई जा रही हो या तमाम रैलियां और तमाम बैठकें जो हो रही हैं वो इसी के तहत की जा रही हैं ताकि बीजेपी को किसी तरह सत्ता से उत्तर प्रदेश में बेदखल किया जा सके। क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो काफी अहम है, क्योंकि खाली उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो उत्तर प्रदेशी के लिए अहम नहीं होता है बल्कि केंद्र के लिए भी काफी अहम होता है, क्योंकि 2022 का रास्ता जो है वो 2024 के रास्ते को पार कराएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच जरूर है कि अगर बीजेपी अगर एक बार दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता में काबिज होती है तो 2024 का जो ख्वाब है कांग्रेस का सत्ता में आने का वो भी कहीं ना कहीं चकनाचूर जरूर होगा। तो उसको लेकर भी ये आगे की रणनीति एक बनाई जा रही है कि 2022 में किस तरह से बीजेपी को थोड़ा कमजोर किया जाए और सत्ता से बेदखल किया जाए और कांग्रेस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जा सके। हालांकि कांग्रेस का यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई अच्छा जनाधार नहीं कहा जा सकता। जो बीजेपी का मेन मुकाबला माना जा रहा है वो समाजवादी पार्टी से माना जा रहा है, लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी बराबर दौरे पे दौरे कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज ये अहम हो जाती है यहाँ पर अहमद की हर कोई पार्टी अपनी कोशिश जरूर कर रही है, इंतखाबात को लेकर तमाम वायदे किए जाते हैं। अब मैं जिक्र करना चाहूंगा, आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि इंतखाबी मंशूर कमेटी और इंतखाबी कमेटी के साथ मीटिंग की जाएगी प्रियंका गांधी वाड्रा की, तो इंतखाबी मंशूर कमेटी जो है वो कब तक इंतखाबी मंशूर या फिर मैनिफेस्टो जारी कर पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को हमने देखा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर चुकी है और जो बिजली के बिल है वो माफ करने की बात कर चुकी है, क्या इस तरह के भी लोग लुभावन वायदे किए जाएंगे?
बिल्कुल, देखिए शहबाज, जो आपने इस बात को बिल्कुल सही कहा कि जो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो भले ही चाहे जातीय समीकरण पे क्यों ना आकी जाती हो कि जातियों का यहाँ पे विशेष योगदान रहता है पार्टियों को जिताने में, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई और उसने तमाम सीटों पर लड़ने की बात कही और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही, तो कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी चाहे पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये जरूर कोशिश करेगी कि जनता को मुतासिर करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो बेरोजगारी और जो महंगाई है वो भी एक अहम मुद्दा है, उसमें बिजली का भी उत्तर प्रदेश की जनता का मुद्दा जरूर है, तो उसको कहीं ना कहीं दुखती रग को जो आम आदमी पार्टी ने पकड़ा है, तो बाकी भी पार्टियां जरूर कोशिश करेंगी कि ऐसी कोई जनता को कोई सौगात देने की बात कही जाए या फिर कुछ ऐसा किया जाए तो जिससे कि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो। तो ये जरूर कहीं ना कहीं मीटिंग में तय किया जाएगा और इस बात की रणनीति को लेकर आगे लाया जाएगा कि कुछ जनता के लिए कुछ ऐसे लोक लुभावन बातें किए जाएं ताकि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो। 2022 की जब इलेक्शन हो तो बिल्कुल, और यही उम्मीद भी होनी चाहिए कि मुद्दों के ऊपर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो हो सकता है कि कुछ प्रदेश में तब्दीलियां आ सकती है, क्योंकि अगर बिजली, सड़क, पानी और बेरोजगारी के मुद्दे पर अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो हो सकता है कि कुछ बड़ी तब्दीली हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए अहमद हुसैन आपका। उत्तर प्रदेश में आइंदा बरस की शुरुआत में असेंबली इंतखाबात होने हैं और इंतखाब के कुछ ही माह पहले योगी सरकार ने अपनी काबीना की तौसीक की है। इस तौसीक में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए जितिन प्रसाद समेत 7 लोगों को काबीना में जगह दी है, जिसमें 3 वुज़रा ओबीसी से, 2 एससी और 1 एसटी से आते हैं। इंतखाब से महज 5 माह पहले सीएम योगी ने इन 7 चेहरों को सरकार में शामिल कर इंतखाबी बिसात पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। काबीना तौसीक में 7 नए चेहरों को जगह मिली है, जिनमें 1 कैबिनेट और 6 रियासती वजीर शामिल हैं। योगी काबीना तौसीक का इकलौता हदफ 5 माह के बाद यूपी में होने वाले असेंबली इंतखाब के लिए जात बरादरी के तवाजुन को साधने का है। कैबिनेट में शामिल ये नए वुज़रा अपनी वजारत में ठीक से पैर जमा पाएं कि इससे पहले ही रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो जाएगी। ये ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये 7 वुज़रा सूबे में योगी सरकार से ज्यादा बीजेपी के लिए इंतखाबी फायदा दिलाने का काम करेंगे? नए मंत्रियों के काम करने के लिए 6 साल है, चुनाव के 6 महीने हैं और अगले 5 साल है। ये कहना कि 6 महीने और 3 महीने है, ये नाइंसाफी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रबल बहुमत से दोबारा बनने जा रही है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और नए मंत्रियों के पास 6 साल है उत्तर प्रदेश के विकास करने। सूबे की सियासत में इन दिनों छोटी छोटी जातियों को साधने के लिए सियासी जमातों के बीच शहमात का दांवपेच चल रहा है। मोदी फॉर्मूले के तर्ज पर योगी सरकार ने भी 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 1 दर्जे फहरिस्त जात समेत 3 दलित वुज़रा बनाए हैं। ब्राह्मण तबके से जितिन प्रसाद, दर्जे फहरिस्त जात से छत्रपाल गंगवार, संगीता बिंद और धर्मवीर प्रजापति, जबकि दलित चेहरे के तौर पर दिनेश खटीक, पलचूराम सोनकर और गोंड समाज से आने वाले संजीव कुमार को जगह मिली है। दरअसल नए वुज़रा को काम के लिए महज 4 माह का वक्त मिलेगा। अगले साल जनवरी की आखिरी हफ्ते में यूपी में इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो सकती है। ऐसे में उन्हें 4 माह अपनी अपनी वजारत के कामकाज को समझने में ही गुजर जाएंगे। जितिन पहली बार यूपी में वजीर बने हैं, जबकि इससे कबल मरकज में वजीर रह चुके हैं। वहीं जितिन प्रसाद को छोड़कर बाकी 6 वुज़रा के पास तो वजीर के तौर पर काम करने का कोई तजुर्बा भी नहीं है। उन्हें पहली बार वजारत के तौर पर काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है। हर सरकार चाहती है कि उसके अधूरे काम पूरे हों, सरकार में सबके भागीदारी हो, नए ऊर्जा के लोग आएं और जो उनके अधूरे काम हैं वो भी पूरे हो जाएं। लेकिन अब समय तो काफ़ी कम बचा है, ऐसे में काम करने में दिक्कतें तो होंगी ही। नए चेहरों को कुछ वक्त तो अपने विभाग को समझने में ही निकल जाएगा। जो 7 वुज़रा बनाए गए हैं उनमें जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं और बाकी या तो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या फिर दलित तबके से हैं। ऐसे में सियासी तज्जियाकार का मानना है कि कहीं न कहीं एसपी और बीएसपी को काउंटर करने की बीजेपी की हिकमत अमली हो सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के अब महज 5 महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव जीतने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार को आयाम दी है। उसकी पूरी कोशिश है कि जाति समीकरण के जरिए
2022 के चुनावी बैतरणी को आसानी से पार किया जा सके। देखा गया कि इस जिन 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है उनमें अधिकांश जो है पिछड़े वर्ग और दलित चेहरे हैं। स्वाभाविक रूप से 2017 के विधानसभा चुनाव में हो या लोकसभा का 2019 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी जो है पिछड़े वर्ग के लोगों को लामबंदी करके अपने चुनाव को जो है एक नए धार दी और उसमें कामयाब रही। हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ ने योगी सरकार की काबीना तौसी पर तंज कसते हुए कहा है कि असेंबली इंतखाब में शिकस्त के डर से की गई ज़ेर इक़्तिदार पार्टी की कवायद उसके किसी काम नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने योगी काबीना की तौसी को एक धोखा बताया है। यूपी की बीजेपी सरकार की काबीना तौसी भी एक छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा, आज उनको नुमाइंदा देने का नाटक रचा जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा, जब तक नए वुज़रा के नामों की पट्टी का रंग सूखेगा तब तक तो 2022 इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज हो जाएगा। भाजपाई नाटक का इख्तिताम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। 4 महीने चुनाव के रह गए। क्या ये मंत्री जनता का विकास कर पाएंगे, प्रदेश का विकास कर पाएंगे, किसी की समस्या का समाधान कर पाएंगे? सिर्फ चुनाव को सामने रखकर ये रिशफल हुआ है। अगर योगी सरकार पिछले 5 सालों में विकास का काम करती, जनता का काम करती, तो शायद इस रिशफल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो कितना ही रिशफल कर ले, यूपी के लोगों को कितना ही गुमराह कर ले, उनके जाने का समय आ चुका है। वहीं AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यूपी में ठाकुरों, ब्राह्मणों, यादवों और दर्जा फहरिस्त जात का एक बड़ा लीडर जरूर है, लेकिन मुसलमानों का कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो उनके हक की बात करता हो। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप नेता बने, और अगर ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां अगर आपको नेता नहीं बनाना चाहती है तो क्या आप खामोश बैठ जाएंगे? क्या आप आगे बढ़कर अपना हक हासिल नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी से बेहतर एक नहीं बल्कि 100 नेता बने जो आपकी आवाज बन सके? वाज़ेह रहे, यूपी में ब्राह्मणों का 12% वोट है, ओबीसी का करीब 36% है और यूपी में दलितों का 21% वोट है। योगी कैबिनेट में शामिल नए वुज़रा भले ही सरकार में कोई असर न दिखा सकें, लेकिन इंतखाब में अपने अपने समाज को बीजेपी के पाले में लाने के लिए कितनी मशक्कत करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। साफ है कि ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी के ही पाले में रखने की कोशिश के साथ साथ योगी आदित्यनाथ ने काबीना तौसी से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक को भी साधने की कोशिश की है। अब योगी का ये फॉर्मूला 2022 में कितना काम आएगा, ये तो इंतखाबी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मिशन 2022 की तैयारी में सभी सियासी जमातें जुटी हुई हैं और अब जुबानी जंग भी उनके बीच तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। ये गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जो महज कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेसवे के वजूद में आने के साथ ही जहां पूर्वांचल के 9 अजला तरक्की की राह पर गामजन है, नक्लो हमल भी आसान हो जाएगा। साथ ही लखनऊ और दिल्ली दूर नहीं रह जाएगी। दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे इंतखाब से कब्ल सियासत का मरकज भी बन गया है। दरअसल साबिक वजीर आला अखिलेश यादव इतवार को अपने पार्लिमानी हलके आजमगढ़ के दौरे पर थे। इस बीच लखनऊ से आजमगढ़ जाते वक्त उनके काफिले की गाड़ियां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अमेठी और सुल्तानपुर से होकर गुजरी। फिर क्या था, मौका भी था और दस्तूर भी। एक्सप्रेसवे के बहाने अखिलेश यादव योगी सरकार पर जमकर बरसे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर समाजवादी पार्टी सरकार के मंसूबों का फीता काटने का इल्जाम लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रख दिया जाएगा। आज मैंने चल के खुद देखा है, जिस गुणवत्ता के साथ ये सड़क बननी चाहिए थी, जिस क्वालिटी को बनाए रखना चाहिए था, वो क्वालिटी सरकार नहीं बना पाई।
सरकार का ये दावा नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती बनी है, ये महंगी बनी है। मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ, क्या ये आगरा लखनऊ से बेहतर सड़क बनी है? बेहतर सड़क होगी और इसका पुनः नाम समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा और इसके किनारे जो किसानों को सुविधाएं देनी थी, मंडी बननी थी, ये तो मंडी खत्म कर रहे हैं। किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल लेकर के? मान लो खेतों में धान खड़ा है, अगर धान की उसको MSP चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए, तो वो आखिरकार कीमत कहाँ लेने जाएगी? इसलिए मंडियां नहीं बनी है, समाजवादी सरकार बनेगी, मंडी बनेगी। सियासत में जिस तरह दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, वैसे ही लखनऊ का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बहाने पूर्वांचल की सियासत को साधने की सियासत हो रही है। यूपी की सियासत में पूर्वांचल की खास अहमियत है। बात अगर पूर्वांचल के सियासी जोड़तोड़ की जाए तो पूर्वांचल में 156 असेंबली सीटें आती हैं। 60 सीटों पर जात और मजहब का काफी असर है। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला काफी असरदार है। सबसे ज्यादा आबादी दलितों की ही है। इसके बाद दर्जे फहरिस्त जात के वोटर्स की तादाद है। मुस्लिम वोटर्स के किरदार भी काफी अहम है। दलित वोटर्स की तादाद 20% से ज्यादा है। मुस्लिम वोटर्स की तादाद 15% से ज्यादा है। निषाद वोटर्स की तादाद 4% है। राजभर वोटर्स की तादाद 4% है। सोनकर वोटर्स की तादाद 2% है। कुर्मी वोटर्स की तादाद 5% है। कुम्हार वोटर्स की तादाद 3% है। मौर्य वोटर्स की तादाद 4% है। और यही वजह है कि अखिलेश पूर्वांचल की सियासत को साधने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सहारा ले रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर एसपी और बीजेपी में मुसलसल तनाज़े हो रहा है। अखिलेश यादव इसे अपना प्रोजेक्ट बताते हैं, जबकि बीजेपी ने मंसूबा पूरा करने का ऐलान किया है। 2018 में जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का संगे बुनियाद रखा, उसी वक्त अखिलेश ने योगी सरकार की खुलकर मुखालिफत की थी और अब भी कह रहे हैं। अखिलेश के बयान पर अब बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। समाजवादी पार्टी जिस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को अपनी उपलब्धि बताती रही, जिसका फीता उन्होंने काट दिया, वो एक्सप्रेसवे पूरा तक नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद हमने उसको 6 महीने के भीतर पूरा करने का काम किया। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को अखिलेश यादव जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया था, उससे 3000 करोड़ रुपए की कम कीमत पर हम बनाने का काम कर रहे हैं और आधा अधूरा नहीं, पूरा एक्सप्रेसवे हम उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। इस एक्सप्रेसवे में किसी प्रकार की गुणवत्ता की कोई कमी नहीं है। ये हताशा आज अखिलेश यादव जी के बयानों में दिख रही है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आमदोरफ्त शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जराये के मुताबिक जल्द ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी इसका इफ्तिताह भी करने वाले हैं, लेकिन इंतखाबी मौसम से समाजवादी पार्टी इस एक्सप्रेसवे को अपना बताकर सियासी रंग देने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपी में इंतखाब से कबल जमकर मुस्लिम वोट बैंक पर सियासत हो रही है और बार बार भड़काऊ भाषण देकर, भड़काऊ स्पीच देकर मुसलमानों से मजहब के नाम पर वोट मांगने की भी कोशिश की जा रही है। यूपी के सियासी दंगल में हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों को सीधे तौर पर इंतबाह दे दिया है कि इंतखाब आता है तो मुसलमानों को कहा जाता है कि बैंड बजाओ और सेक्युलरिज्म बचाओ। आज भारत में मुसलमानों का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। दूसरी जानिब शिवसेना ने सामना में ओवैसी पर निशाना साधा और उन्हें बीजेपी का अंडरगारमेंट बता दिया। सामना में कहा गया है कि बीजेपी के कामयाब सफर में पर्दे के पीछे के असदुद्दीन ओवैसी ही हैं। सिर्फ मुसलमानों की सियासत करना हुब्बुल वतनी नहीं हो सकती। राम मंदिर, वंदे मातरम की मुखालिफत मुस्लिम समाज को सही सिमत नहीं दे सकता। मुसलमान इस मुल्क के शहरी हैं और उन्हें आइन की पासदारी करनी चाहिए। जिस दिन ओवैसी ऐसा कहने की हिम्मत करेंगे, उस दिन उन्हें कौमी लीडर के तौर पर जाना जाएगा, नहीं तो वो बीजेपी अंडरगारमेंट्स के तौर पर देखे जाएंगे।
शिवसेना ने ओवैसी के काफिले में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर भी सवाल उठाए और कहा कि असेंबली इंतखाब आते ही ओवैसी इश्तियाल अंगेज तकरीर करते हैं और हामियों को भड़काते हैं। ओवैसी ने भी शिवसेना पर जवाबी हमला करने में देर नहीं लगाई। ये तमाम के तमाम जो इल्जामात लगा रहे वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, परेशान हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन आएगा दोबारा शिवसेना बीजेपी के साथ गोद में बैठ जाएगी। उन्होंने इन सब बातों को इल्जामात करार देते हुए उसे बौखलाहट बता दिया। साथ ही ये भी कह डाला कि शिवसेना एक बार फिर बीजेपी के ही साथ होगी। यूपी के करीब 4 करोड़ मुसलमान अपना नफा नुकसान अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुसलमान अपना बैंड बजवाएंगे या फिर सियासी बिसात पर बैंड बजाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।